मंजूर साहब ने बुढ़ापे में एक बेवा से शादी कर ली ताकि वो अपनी पेंशन से गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब बेटों को पता चला तो वो आग बगोला हो गए और मंजूर साहब को गालियां देने लगे कि अब्बा, बुढ़ापे में तुम्हें शादी की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले सारी पेंशन बेटे हड़प करते थे। वो इनकी बूढ़ी बीवी से सारे काम करवाते और वो रात को थकन से चूर हो जाती। एक दिन मंजूर साहब घर आए, पोतों ने इनकी बीवी के ऊपर पेशाब कर दिया तो उन्होंने पोतों को थप्पड़ मारा, तो बहुओं ने मिलकर मंजूर साहब और इनकी बीवी को मार मार कर दुर्गत बना डाली। तो तभी सौतेली माँ ने कपड़े फाड़ कर मोहल्ले में, बहू मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे एक जनाजे में शिरकत करनी है। मंजूर साहब ने बड़ी बहू की जानिब कपड़े बढ़ाते हुए कहा, जो चाय का कप हाथ में लिए टीवी के सामने बैठी थी। बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, अब्बा अभी तो सारे घर के काम करके बैठी हूँ, आपको भी मैं 2 मिनट सुकून का सांस लेती अच्छी नहीं लगती। आप कपड़े यहाँ रख दें, मैं बाद में इस्त्री कर दूंगी। रिमोट से चैनल चेंज करते हुए बहू ने जवाब दिया। मंजूर साहब ने घड़ी में वक्त देखा, जनाजे का वक्त हो रहा है बेटा, मुझे अभी जाना है। मंजूर साहब की बात पर बहू ने ये जोर से हाथ में पकड़ा रिमोट जमीन पर पटका और बोली, एक पल को सांस नहीं लेने देते इस घर में। बहू थोड़ी हूँ, काम वाली मुलाजमा बनाकर रखा हुआ है मुझे, जरा मेरी थकन का एहसास नहीं। बहू पैर पटकते हुए कमरे में जा घुसी थी। मंजूर साहब कपड़े हाथ में लिए वहीं खड़े रह गए। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ था। वो अपने जिस काम के लिए बहू को कहते, दोनों के माथे पर ही बल पड़ जाया करते थे। मारे बांधे इनकी 2 वक्त की रोटी बनाकर रख देती थीं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता कि मंजूर साहब को घर में खाना भी न मिलता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस रोज हुआ। मंजूर साहब इशा की नमाज के बाद इमाम साहब के पास बैठ गए। घर में इनका दिल तो लगता ना था। बहू और बेटे अपने अपने कमरों में घुसे रहते, पोते पोतियां सब मोबाइल इस्तेमाल करते रहते। इतने अफराद के होते हुए भी घर में छाया सन्नाटा इनके दिल की उदासी न खत्म कर सकता था। इसीलिए वो बस इमाम साहब के पास बैठकर कुछ देर बातें करने लगे थे, मगर वापसी में इन्हें रात के 12 बज गए। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, मुझे भी ज्यादा देर हो गई। मंजूर साहब ये सोचते हुए घर में आए तो अंदर सारी लाइटें बंद थीं और दरवाजे भी बंद हो चुके थे। मंजूर साहब ने घर का मेन गेट बजाया, मगर किसी ने अंदर से दरवाजा ना खोला। दूसरी तीसरी बार बजाने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने न आया। मंजूर साहब की जेब में एक दूसरी चाबी पड़ी हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो चाबी निकालकर बड़ी मुश्किल से गेट खोला और अंदर दाखिल हो गए। उम्र यूं भी अब 55 साल हो चुकी थी। इन्हें भूख लग रही थी, मगर अंदर तो मुकम्मल खामोशी का राज था। धीरे धीरे चलते हुए वो घर के वसत में आए। दाईं तरफ किचन था जहां मुकम्मल खामोशी थी। इन्हें अंदाजा हो गया कि बहू अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी है। खुद ही खाना निकाल लेता हूँ, अब क्या इस वक्त बच्चों को परेशान करना। मंजूर साहब ने सोचा और किचन में जाकर देखा, मगर किसी बर्तन में खाना मौजूद नहीं था। रोटियों का हॉट पॉट खाली था, सालन की पतीलियां खुश्क पड़ी थीं। उन्होंने तंग आकर फ्रिज खोला, मगर इसमें भी सिवाय दूध के और कुछ नहीं रखा हुआ था। थक हार कर मंजूर साहब ने दूध का एक गिलास निकालकर पी लिया। इन्हें शुगर थी, इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी। पूरी रात इनकी करवटें बदलते बेचैनी के मारे गुजर गई। इन्हें एक पल सुकून न आया। सुबह तक उन्होंने तंग आकर एक फैसला कर लिया था। कल इमाम साहब ने इन्हें बताया था कि इनकी एक बहन बेवा है और अरसे से इनके साथ रहती आ रही है। इनकी बहन की उम्र 45 साल थी। मंजूर साहब ने फैसला कर लिया था कि वो इमाम साहब की इस बहन से निकाह करेंगे। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे। तन्हाई मंजूर साहब को काट रही थी। उन्होंने सोचा दोनों बेटों से इस सिलसिले में बात कर लेंगे, मगर बेटों के पास वक्त होता तो मंजूर साहब के पास बैठते। उन्होंने 2-3 बार इनसे कहा भी कि मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है, मगर बच्चे मोबाइल में सर दिए हूं हां करके इधर उधर निकल जाते। मंजूर साहब खामोशी से उठे और इमाम साहब के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी बात जब इमाम साहब को बताई तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मंजूर साहब, आप मेरी बहन से निकाह तो करना चाहते हैं, लेकिन इसका नान नफका पूरा करने के लिए आपके पास रकम है?
امام صاحب نے پوچھا تو منظور صاحب نے سر ہلا دیا۔ میری ہر مہینے اچھی خاصی پینشن آتی ہے، میں اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہوں، کم از کم میرا دل تو لگ جائے گا۔ منظور صاحب کی بات پر امام صاحب مسکرا دیے۔ اس عمر میں دوسری شادی کرنا قطعاً غلط بات نہیں ہے، میں آپ دونوں کا ابھی نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ گھر سے انہوں نے اپنی بہن کو مسجد میں بلا لیا، چند عورتیں ساتھ آئیں اور خاموشی سے منظور صاحب کا نکاح اس 45 سالہ عورت سے ہو گیا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کی زندگی میں ایک دوسرا ساتھی آ گیا تھا۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر جس وقت وہ گھر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر انوکھی سی چمک تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ان کے دونوں بیٹے اور ان کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جو منظور صاحب کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اوہو، لگتا ہے ابا پھر کوئی مہمان اٹھا لائے ہیں۔ پہلے ہی گھر کے اخراجات کم نہیں ہیں، اوپر سے ان کو ہر آئے روز کسی نہ کسی کو گھر لانا ہوتا ہے، بڑی بہو نے منہ بنا کر کہا تو بیٹے بھی بیزاری سے باپ کی شکل دیکھنے لگے۔ انہوں نے نغمہ بیگم کو اپنے بیٹوں کے سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کون ہے ابا جان؟ چھوٹے بیٹے نے سوال کیا تو منظور صاحب مسکرا دیے۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ ایک بیوہ خاتون تھیں، ہمارے امام صاحب کی بہن ہیں۔ اس عمر میں مجھ سے اب تنہائی نہیں کاٹی جاتی اور میرے کام کاج کا بھی بہت حرج ہوتا ہے، میرے چند چھوٹے موٹے کام تو یہ کر ہی دیا کرے گی۔ کیوں نغمہ بیگم؟ منظور صاحب نے ان کی جانب دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیں، مگر ان کے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی شرم ہے آپ کے اندر ابا؟ عمر کے اس حصے میں آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ شریفوں کے طور طریقے تو یہ نہیں ہوتے جو آپ نے کیا ہے۔ چھوٹا بیٹا اچانک تل ملا کر اٹھا۔ منظور صاحب حیران رہ گئے۔ دوسری شادی کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے تو ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ منظور صاحب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ بڑے بیٹے نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھے ہوئے گلدان گرا دیا۔ بیوہ سے شادی کی ہے ابا؟ لیکن آپ کو شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کھانا پینا سب مل رہا ہے، گھر کا ہر کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی ہوس ہے کہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ منصور صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سامنے بیٹھی نغمہ بیگم بھی شرمندہ سی ہو گئیں۔ خاموش ہو جاؤ بس، اب اگر کسی نے الٹی سیدھی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نغمہ میری بیوی ہے اور اب سے اسی گھر میں رہے گی۔ منصور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہنے کی کوشش کی اور تبھی چھوٹا بیٹا بولا، گھر میں پہلے ہی ابا کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنی مشکل سے تو گزارا ہوتا ہے مہنگائی کی دور میں، اور آپ ایک اور فریق اٹھا کر لے آئے ہیں، ان کے خرچے کون پورے کرے گا؟ منظور صاحب نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو دیکھا، سب کے چہروں پر نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کو میرے اور میری بیوی کے خرچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری پینشن آتی ہے اور میری پینشن سے ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ منظور صاحب کی بات پر ایک مرتبہ پھر ان کے دونوں بیٹوں کے سر پر کوئی بمپ گرا تھا۔ بھلا کیسے؟ پینشن کا پیسہ وہ باپ کو لینے کب دیتے تھے؟ سارا کا سارا پیسہ تو وہ خود ہڑپ کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے سر پر خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ منظور صاحب نغمہ بیگم کو اپنے کمرے میں لے کر چلے گئے تھے۔ پیچھے گھر میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا، بہو اور بیٹوں کا تو جیسے دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ منظور صاحب کی اس حرکت پر وہ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ محلے میں ایک دو لوگوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ منظور صاحب نے کیا دوسرا نکاح کر لیا ہے، تو بیٹے تو جیسے پھٹ پڑے۔ ہاں، ابا نے اس عمر میں ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، انہوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مر جاتے، کم از کم ہم لوگوں کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹوں کی اس طرح کی باتوں پر محلے والے حیران رہ جاتے۔ ایک دو لوگوں نے ان سے کہنے کی کوشش بھی کی کہ بیٹا، آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ویسے بھی دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے ایک بیوہ کو سہارا ہی دیا ہے نا۔ مگر بیٹے سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے، انہیں شدید طیش آ رہا تھا۔ اب محلے والوں کو کیا بتاتے کہ اصل غصہ تو انہیں اس بات کا ہے کہ باپ نے اعلان کر دیا تھا کہ پینشن پہلے جو بیٹے رکھتے تھے اب وہ خود رکھا کریں گے۔ منظور صاحب کو تو بہت سکون ہو گیا تھا،
पहले जो वो हर काम के लिए बहुओं के मोहताज थे, अब इनकी बीवी खामोशी से वो काम कर दिया करती थी। मंजूर साहब के कपड़े हर वक्त इस्त्री होकर अलमारी में रहने लगे, वक्त पर धुल जाया करते। इनके नमाज वाले कपड़े नगमा बेगम अलहदा से धोकर इस्त्री करके रखती, इन्हें कोई परेशानी ना होती। 2 रोज बाद इनकी पेंशन आनी थी। बड़ा बेटा सुबह सुबह ही तैयार होकर बैंक जाने के लिए निकल पड़ा। दरअसल इसके बेटे ने फरमाइश की थी कि इसे एक आईफोन चाहिए। अब आईफोन दिलाने के लिए पैसे इसकी जेब में तो ना थे। इसका पक्का इरादा था कि पेंशन वाली रकम अब्बा से पहले लेकर बेटे को आईफोन दिला देगा। जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव करता हुआ जब वो बैंक पर पहुंचा तो ये देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि बैंक के क्लर्क के साथ सामने ही मंजूर साहब खड़े थे और खुशगवार अंदाज में हाथ मिलाकर इनसे बात कर रहे थे। बड़ा बेटा अहमद लपक कर मंजूर साहब के पास आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अब्बा? बोला तो था आपको कि पेंशन की रकम मैं खुद निकलवा लूंगा बैंक से। अहमद ने गुस्से से कहा तो मंजूर साहब इसे देखकर रह गए। नहीं, आइंदा से अपनी पेंशन की रकम मैं खुद ही निकलवा लिया करूंगा। मैंने क्लर्क से बात कर ली है कि मेरे अलावा किसी को पेंशन की रकम नहीं देंगे। मंजूर साहब ने संजीदा लहजे में कहा तो अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर इसका रंग गुस्से से स्याह पड़ गया। मंजूर साहब वापसी के लिए निकले। अहमद की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर बैठना चाहा, लेकिन अचानक ही अहमद ने इनका हाथ झटक दिया और इन्हें अपनी गाड़ी से धक्का देकर दूर कर दिया। जब आपने अपनी पेंशन की रकम ही हमें नहीं देनी तो मेरी गाड़ी में बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। खुद ही आइएगा पैदल धक्के खाते हुए, ताकि आपकी अकल ठिकाने आए। गाड़ी में बैठते हुए तनफन करता हुआ अहमद ये जा वो जा हो गया। मंजूर साहब की आंखों में आंसू उमड़ आए। इन्हें याद आया कि ये गाड़ी भी तो उन्होंने खुद ही पैसे जमा कर करके अहमद को दिलाई थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जब्त किया और खामोशी से घर चले आए। इनकी बीवी की कुछ दवाइयाँ थी जो उन्होंने वापसी में खरीदी और घर आ गए, लेकिन इनकी बीवी कमरे में कहीं नहीं थी। उन्होंने 2-3 बार आवाजें लगाई, नगमा नगमा किधर हो? मगर कोई नजर न आया। वो खामोशी से चादर ओढ़ कर लेट गए। इन्हें नहीं पता था कि नगमा बेगम की जान तो इनकी बहू ने मुसीबत में डाल दी है। हुआ कुछ यूं था कि बड़े बेटे का पोता शरारत में वॉशरूम का नल खुला छोड़ गया। सारे बच्चों ने अच्छे से घर का पानी जाया किया। दोनों बहुएं लंबी तान कर सो रही थीं। वो जब नींद से जागी तो छत वाली टैंकी में पानी खत्म हो चुका था और एन उसी वक्त लाइट भी चली गई। लोड शेडिंग ने तो वैसे ही जीना हराम कर रखा था। शदीद गर्मी में पानी के बगैर गुजारा मुश्किल होने लगा। अब दोनों बहुएं सर पकड़कर बैठी थी कि पानी का इंतजाम कहाँ से करें। लाइट आने में तो अभी 2 घंटे बाकी थे। अचानक ही छोटी वाली बोली, भाभी, ये जो नई मोहतरमा हमारे घर आई हैं, जरा इनको तो टेस्ट करते हैं आज कि इनसे कोई काम होता है या नहीं। मकारी से वो मुस्कुराकर बोली तो बड़ी बहू ने भी चौंक कर नगमा बेगम की जानिब देखा। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बड़ी बहू पुरसोच अंदाज में मुस्कुराई। इसने नगमा बेगम को आवाज दी, अरे ओ बड़ी बी, इधर आइए जरा। नगमा बेगम हाथ में तस्बीह लिए अपने कमरे की जानिब जा रही थीं। वो चौंक कर पलटी। इस तरफ मुखातिब किए जाना इन्हें अच्छा तो न लगा, लेकिन वो खामोश तबीयत की औरत थी। खामोशी से दोनों बहुओं के पास चली आईं। जी बेटा, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? बड़ी बहू ने एक अदा से अपने बाल झटके। जी हाँ, बुलाया है। अब आप इस घर में आ ही गई हैं तो खुद को इस घर का फर्द समझें। हिलकर थोड़ा काम भी कर लिया करें। क्या आप सिर्फ अब्बा जान के कपड़े धो देती हैं और इस्त्री कर देती हैं? वो काम तो हम पहले भी कर लेते थे। अब ऐसा करें, ऊपर छत वाली टैंकी में पानी खत्म हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत है। मुझे सारा सहन धोना है और वॉशरूम में भी पानी भरकर रखना है। आप ऐसा करें, नीचे वाले टैंक से पानी निकालकर सारे वॉशरूम्स में पानी भर दें। बड़ी बहू ने हुक्म जारी किया। नगमा बेगम हैरान परेशान इनकी शक्ल देखने लगी। पर बेटा, ये एक मुशक्कत वाला काम है और मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मुझसे ये काम नहीं हो सकता। नगमा बेगम ने परेशानी से कहा तो छोटी बहू यकदम तिल मिलाकर उठ खड़ी हुई। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना अभी अहमद भाई लोग आते हैं तो आपको धक्के मारकर इस घर से निकलवा देंगे हम लोग। सिर्फ अब्बा की पेंशन पर कब्जा करने के लिए आई थी बुढ़िया। जल्दी जाकर पानी भरो। छोटी बहू के चिल्लाने पर नगमा बेगम घबरा सी गई थीं। वो जल्दी से वहां से हट गई। वाकई किसी नलके में पानी नहीं आ रहा था।
बड़े से टैंक के किनारे पर खड़ी होकर वो ये सोचती रहीं, हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बाल्टियां भर भर कर पानी बाहर निकालती, मगर काम तो करना ही था। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी बाल्टी को रस्सी बांधी, टैंक का ढक्कन उठाया और झुक झुक कर पानी निकालने लगी। इनकी हर जोड़ में दर्द होने लगा, कमर में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, मगर बाल्टियां भर भर कर वॉशरूम में पानी भरने से लेकर किचन का सारा काम बहू ने इनसे ही करवाया और आखिर में सेहन धुलवाकर पोछा भी लगवाया। नगमा बेगम की हालत गैर हो चुकी थी। जिस वक्त मंजूर साहब घर में दाखिल हुए, नगमा थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। मंजूर साहब की आवाज़ इसने सुनी, मगर नीचे उतरकर इनके पास जाने की इनके अंदर हिम्मत ही ना हुई। इनके घुटने शदीद दर्द कर रहे थे, इनकी आंखों में आंसू आने लगे और तभी बड़ा अहमद का बेटा हाथ में गेंद और बल्ला लिए इनके पास से गुजरा। ए आंटी, यहाँ से हटो, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, इसने बदतमीजी से नगमा को मुखातिब किया। नगमा की आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं भी नीचे चली जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नगमा ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अहमद का बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। इसने गुस्से से अपने साथियों की तरफ देखा जो क्रिकेट खेलने के लिए छत पर जा रहे थे। अब ये लंगड़ी बुढ़िया यहाँ बैठ गई है, गेंद इसको लगेगी तो शोर मचाएगी। अच्छा है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लगती रहे इनको गेंद। किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं बोल दूंगा कि ये आंटी यहाँ से हट ही नहीं रही थी। बदतमीजी और गुस्से में वो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। नगमा हक्का बक्का रह गई। इसने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि अहमद के बेटे ने शॉट लगाकर एक जोरदार गेंद इसे दे मारी थी। नगमा को गेंद लगी तो इसके मुंह से बेइख्तियार एक सिसकारी सी निकली थी। इसे दर्द होता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से कहके लगाने लगे थे और इसकी जानिब उंगली उठा उठाकर इसका जैसे मजाक उड़ा रहे थे। नगमा को शदीद शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो धीरे धीरे कोशिश करती रही, नीचे अपने कमरे में आ गई। सामने ही मंजूर साहब खामोशी से सो रहे थे। नगमा बेगम ने जायनमाज बिछाई और खामोशी से नमाज पढ़ने लगी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मंजूर साहब को कुछ न बताया कि बहू ने इनके साथ क्या सलूक किया है, मगर फिर तो जैसे बहू का काम ही यही बन गया। उन्होंने एक वाहिद मुलाजमा को घर से छुट्टी दे दी और सुबह सुबह नगमा बेगम को उठा डालती। चलो आंटी, सारे घर की सफाई करो, अच्छे से पोछे लगाना। नगमा बेगम बेचारी दुखते हुए जोड़ों के साथ हर कमरे की सफाई करती। घर बड़ा था। हर तीसरे दिन दोनों बहुएं जानबूझकर पर्दे, सोफों के कवर, बेड की शीटें उतरवाती और बेगम से मशीन लगवा लेती। इन्हें इनसे अल्लाह वास्ते का बैर हो चला था। नगमा बेगम की उम्र इस काबिल ना थी कि वो ये सारे काम काज कर सकती। मंजूर साहब ने एक करीबी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो पूरा दिन वहीं होते, बस मगरिब के बाद वापस आते। लेकिन वो अक्सर नोट करते थे कि जब भी वो मगरिब के बाद वापस आते, इनकी बीवी थकन से बुरी तरह से चूर होती। वो पहले से कई ज्यादा कमजोर हो रही थी। हालांकि मंजूर साहब इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। क्या बात है, आजकल खाना बहुत मजे का बनने लगा है। क्या यूट्यूब से कोई नया तरीका सीखा है? मंजूर साहब खाने की मेज पर बैठे बेइख्तियार खाने की तारीफ कर रहे थे। बेटे और बहुएं सामने ही बैठे थे। सब मजे से खाना खाते रहे। किसी ने न बताया कि खाना तो कई दिन से नगमा बेगम ने बनाना शुरू कर दिया था। बहुओं ने इस घर का तमाम काम इनके स्पुर्द करके खुद सुकून से घूमना फिरना और मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। छोटी बहू कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। वो अक्सर अपने तीनों बच्चे घर छोड़कर मोहल्ले में आवारागर्दी करने निकल जाया करती थी। इसका सबसे छोटा बेटा 2 साल का था, मगर इंतहा दर्जे का बदतमीज। जो कोई भी इसे हाथ लगा देता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता। शायद इसकी वजह ये थी कि इतनी कम उम्री में माँ इसको ठीक तवज्जो और प्यार नहीं करती थी। और उस रोज वही हादसा हो गया जिसके ख्याल से बड़े अरसे से नगमा बेगम लरज रही थीं कि घर में कुछ होने वाला है। नगमा बेगम सेहन में पोछा लगा रही थीं जब छोटी बहू का सबसे छोटे वाला बेटा अंदर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। इसकी नाक बह रही थी। सर्दी के मौसम में भी इसके पैर नंगे थे। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ हैं? वो तोतली जबान में नगमा से पूछने लगा। इसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। नगमा ने दाएं बाएं देखा। हस्बे मामूल छोटी बहू गश्त पर निकली हुई थी, घर में थी ही नहीं।
नगमा ने इसे बताना चाहा, लेकिन तभी नगमा ने देखा बच्चे को वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आ रही थी। नगमा ने इसका हाथ पकड़ा, आओ मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ, मामा घर पर नहीं है। लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, बल्कि दोनों हाथों से नगमा को मारने लगा। नहीं, मैं मामा के साथ जाऊंगा, मामा के साथ ही जाऊंगा, छोड़ो मुझे। वो यूं शोर मचा रहा था जैसे नगमा इसे मारना चाह रही है। नगमा परेशान सी हो गई, बच्चे को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। इसने अभी सहन धोया था, अगर वो यहीं पर गंदगी कर देता तो नगमा बेगम को दोबारा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती। उन्होंने नीचे खड़े हुए बच्चे को गोद में उठाया और इसे वॉशरूम ले जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम पहुंच पाता, रास्ते में ही इसने नगमा बेगम के ऊपर पेशाब कर दिया। नगमा बेगम हक्का बक्का रह गई। वो नमाजी खातून थी, बच्चा इनके कपड़े गंदे करके खुद पुरसकून हो गया था। यकदम ही वो इनके हाथ से छूटा और नीचे जा गिरा, और तभी छोटी बहू दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसने जो नगमा बेगम के कपड़ों के ऊपर अपने बेटे का पेशाब देखा तो यकदम इसकी जोर से हंसी निकल गई, मगर नीचे लेटा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। इत्तफाकन उसी वक्त मंजूर साहब भी दुकान से खाना खाने के लिए घर वापस आ गए। उन्होंने जो नगमा बेगम को गंदगी में लथड़े हुए देखा तो हैरान रह गए। नगमा बेगम की आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने छोटी बहू से कहा कि बेटा, तुम लोग जब बाहर जाओ तो अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाया करो। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ वॉशरूम नहीं जा रहा था, और जब मैंने इसे उठाया तो इसने मेरे ऊपर ही पेशाब कर दिया। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। नगमा बेगम का ये कहना था कि छोटी बहू का तो पारा आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा आपने? आपको मेरे बेटे से घिन आ रही है? शर्म नहीं आती आपको? आप इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हो गई। मासूम सा छोटा सा बच्चा है वो, और आपने इसको कैसे गंदी चीज बना दिया है। क्या था अगर इसने आपके ऊपर थोड़ा सा पेशाब कर ही दिया है तो आप जाकर कपड़े बदल लें, नहा लें। आपको तो मेरे बेटे बोझ लगते हैं, हालांकि आप खुद एक बोझ हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई हैं। छोटी बहू यकदम चिल्लाने लगी थी। बजाय इसके कि जमीन पर पड़ा हुआ अपने गंदे बच्चे को ले जाकर धो देती, इसने पहले नगमा बेगम पर गुस्सा उतारना जरूरी समझा। ये तुम किस तरह से नगमा से बात कर रही हो? मंजूर साहब ने गुस्से से अपनी छोटी बहू से कहा तो वो यकदम ही हत्थे से उखड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी, भाभी जल्दी आइए, देखिए अब्बाजान किस तरह मुझे मारने पर तुले हैं। हालांकि मैंने इनकी बीवी को कुछ नहीं कहा। वो जोर जोर से रोने लगी। बड़ी बहू अंदर कमरे में लेटी हुई थी। इसने जो शोर हंगामा सुना तो लपक कर बाहर आई। वो मोटी ताजी औरत थी, छोटी वाली हमेशा इसकी आड़ लिया करती थी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इसने आते ही पहले नगमा को गंदगी में लथड़े देखा तो नाक चढ़ाई। छोटी बहू ने इशारा करके कहा कि ये मेरे बेटे और मुझे जान से मारना चाहती है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी गंदी औलाद को अपने साथ लेकर जाया करूं, लेकिन मैं तो अपनी दवाई लेने गई थी। इनसे मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। रोते रोते वो ये सब कह रही थी। अचानक मंजूर साहब बोले, खबरदार जो किसी ने नगमा को कुछ भी कहा तो अभी तो घर से नहीं निकाला, लेकिन मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। मंजूर साहब के कहने की देर थी कि दोनों बहू ने एक दूसरे को देखा। धक्के मारकर आप हमें क्यों निकालेंगे? बल्कि आज मैं आपका किस्सा ही तमाम करती हूँ। रुपया पैसा आपने एक नहीं देना, मुसीबत बनकर हमारे सरों पर पड़े हैं। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर नगमा बेगम को चुटिया से पकड़ा और इन्हें जोर जोर से धक्के देने लगी। इनका रुख बैरूनी गेट की जानिब था। नगमा बेगम ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो इनके लिबास पर लगी हुई गंदगी बड़ी बहू को जा लगी। इसने जोरदार तरीके से उबकाई ली और एक हाथ नगमा बेगम की कमर पर जड़ दिया। देख नहीं रही बुढ़िया, सारा गंद मुझ पर लगाई जा रही है। दोनों बहुएं बाजू से पकड़कर नगमा बेगम को बाहर घसीटने लगी। मंजूर साहब अरे अरे करते रह गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलकर नगमा बेगम को एक जोरदार धक्का देकर बाहर जमीन पर गिरा डाला। मंजूर साहब हक्का बक्का खड़े थे। अब आप भी जाएंगे या आपको भी धक्के मारकर निकालूं? बहुओं को अंदाजा था कि दोनों बेटे अब मंजूर साहब से भी तंग हैं, इसीलिए इन्हें किसी का डर न था। मंजूर साहब खामोशी से घर से बाहर निकल गए। इनकी आंखों में आंसू थे। नगमा बेगम जमीन से उठते हुए अपने आंसू साफ कर रही थीं। एक तो लिबास पर लगी हुई गंदगी का एहसास और दूसरा इतनी जिल्लत। इनका जी चाहा कि जमीन फटे और इसमें समा जाएं। आसपास मोहल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए थे। उन्होंने जो नगमा बेगम की ये हालत देखी तो हैरान रह गए
کسی نے امام مسجد کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ لپک کر آئے، اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ جانتے تھے کہ منظور صاحب نے جب سے شادی کی ہے گھر میں ان کی حیثیت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے منظور صاحب اور اپنی بہن کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ منظور صاحب کی پینشن تو آتی تھی، وہ خاموشی سے گھر میں خرچ جمع کروانے لگے۔ انہیں اپنے بیٹوں کے اس ناروا سلوک پر بہت افسوس تھا۔ بہو نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا مگر بیٹوں نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی۔ منظور صاحب نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ بڑے بیٹے کی چلتی ہوئی دکان ٹھپ ہو گئی تھی، اس کی گاڑی بک گئی تھی، چھوٹے والے کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ دونوں بیویاں آسائش کی عادی تھیں، انہیں غربت میں رہنے کا ہنر ہی نہ آتا تھا۔ لڑ جھگڑ کر دونوں نے ہی اپنے اپنے شوہروں سے طلاق لے لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رلنے لگے۔ دونوں بیٹے برے حالوں میں جب بھی کسی سے اپنے گھر کے ماحول کا ذکر کرتے تو سب یہی کہتے، دھکے مار کر بوڑھے والدین کو گھر سے باہر نکالنے والی اولاد کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دونوں بیٹے شدید پشیمان تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ منظور صاحب سے آ کر معافی مانگنے کی کوشش کی اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہا مگر منصور صاحب کا دل ان سے بدظن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی امام صاحب کے گھر میں وہ بہت سکون سے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے ساری زندگی سے تعلق ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ساری زندگی میں تم لوگوں کے لیے کماتا رہا اور وہ جگہ بنائی تو تم لوگوں کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا، مگر عمر کے آخری حصے میں اگر میں اپنے لیے ایک ساتھی لے آیا تو تم لوگ اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ ایسی اولاد کا میں کیا کروں؟ میں مزید تم لوگوں کے گھر نہیں رہ سکتا۔ دونوں بیٹے اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ منظور صاحب کی باقی کی زندگی بہت پرسکون گزری۔ نغمہ بیگم نے انہیں ہر طرح کا سکون میسر کیا، جبکہ ان کے دونوں بیٹے اور ان کی اولادیں پشیمانی کا سبب دن رات آنسو بہاتے، مگر اب گزرا ہوا وقت تو لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔